डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये तो आपके 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास में भी आपने चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। आज भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, पर 10th क्लास में बस रूट रियल होते थे और उन्हीं का आंसर निकालते थे जो रूट क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे। आज हम रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी होंगे, उनका भी आंसर निकालेंगे। तो आज 10th की बात भी पढ़ेंगे और +1 की बात भी पढ़ेंगे। मजा आएगा, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना। देखो भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं बताता हूं आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ भी, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी है। क्या होता है पॉलिनोमियल? कि सर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सर वेरिएबल होता है। जिसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है, और जो उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल दो या होल नंबर बोल दो। क्या बोल दो? होल नंबर। कहने का मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो x² + 3x - 5 ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें? x की पावर यहाँ कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1। तो पावर कैसी है? होल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये बात आपने पढ़ी थी। फिर आपने 10th क्लास में पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उनसे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है भी? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म किसकी? जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है भी? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n - 1 प्लस a2 x की पावर n - 2 प्लस a0 1 2 an - 1 x की पावर 1 प्लस an, और यहाँ x की पावर 0 लिख दो या ना लिखो, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। इसी से सब कुछ निकला था। अगर मान लो तुम्हारे पास ओनली ये दो होते, ये कैसे होते? तो ये 2x + 3, क्योंकि ये तो क्या होते हैं? आपके रियल कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया? 2x की पावर 1 कितना हो गया? x प्लस कितना हो गया? 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर एक और होता तो कैसा पॉलिनोमियल होता? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। तो ये पॉलिनोमियल की क्या है? जनरल फॉर्म है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में आप सभी को पता है कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो कितनी होगी? 2 होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक बात है। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन की। कि इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है भी? सर इक्वेशन का मतलब इक्वेट करना। तो किसी भी एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन से या किसी नंबर से या जीरो से अगर इक्वेट कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन किसका काम करेगा? इक्वेशन का। मैं क्या बोल रहा हूं? कोई एक्सप्रेशन आपके पास x + 3, इसको हम मान लो 2x से इक्वेट कर दो, चाहे इसको 3 से कर दो, चाहे मान लो 3 से कर दो, चाहे इसको 0 से कर दो, ये क्या बन जाएगी आपके पास? इक्वेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन से किसी नंबर से इक्वेट कर दे, कहने का मतलब जिसमें =2 का साइन आ जाए, वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x + 3 = क्या है? 2x है। तो x - 3 = क्या हो जाएगा? 0। तो ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किससे इक्वेट कर दें? 0 से इक्वेट कर दे, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका काम करेगा? इक्वेशन का। ठीक बात है अभी। फिर बात आती है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बोल देते हैं, रूट्स बोल देते हैं ऑफ इक्वेशन।
किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स क्या होते हैं। मान लो आपके पास ये इक्वेशन है, कह रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट्स कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूं तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 3 इस गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं एक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसमें की डिग्री कितनी है, n। एक पॉलिनोमियल आपके पास है जिसमें वेरिएबल क्या है, उस पावर कितनी है, n। तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n। डिग्री कितनी है भी उसकी, n। अगर n डिग्री है तो सर उसके कितने रूट्स होंगे या कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर इसकी बात करें तो किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो उसके n ही रूट्स होंगे या n ही क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब बात ये आती है सर उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है रियल सॉल्यूशन कितने होंगे और इमेजिनरी कितने होंगे। तो याद रखना जो n रूट्स या n सॉल्यूशन होते हैं अगर डिग्री n है तो वो दोनों मिलके होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी मिलके होते हैं, ठीक है भी। तो मैं तुमसे पूछूं किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर n है तो उसमें कितने रियल रूट्स होंगे, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। तो मैक्सिमम n हो सकते हैं या n से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, n या n से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक बात है। अगर मैं पूछूं कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, n या n से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। और जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं। अगर एक आइटा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस आइटा। अगर एक 2 प्लस √3 आइटा है तो दूसरा 2 माइनस √3 आइटा होगा। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं। अब बात यह है कि रियल और इमेजिनरी मिला के तो कितने बनते हैं, n रूट्स बनते हैं। अगर अकेले रियल पूछे मैक्सिमम कितने होंगे तो लेस देन इक्वल टू n होंगे। मैक्सिमम n रियल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम n इमेजिनरी हो सकते हैं और दोनों को मिला दे तो टोटल उतने रूट होंगे जितने उसकी क्या है, पावर है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो तुमसे ये पूछे कि मान लो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कितने रूट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, जिसके मैक्सिमम रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। और वैसे कितने होंगे सर, 2 ही होंगे। वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ग्राफ भी बनाया था आपने कि एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है, 2 बार करता है, एक बार भी नहीं करता। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो रूट्स तो होंगे पर कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके n रूट्स होते हैं, वो रियल और इमेजिनरी मिलके n रूट्स होते हैं। अगर अकेले रियल की बात करें तो मैक्सिमम n होंगे, अकेले इमेजिनरी की बात करें तो मैक्सिमम क्या होंगे, n होंगे, ठीक है। वो n के इक्वल हो सकते हैं, n से क्या होंगे, कम ही होंगे, ठीक बात है। अब बात आती है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। किसकी बात आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो भाई, मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सारी डेफिनेशन आपको लिखी हुई बुक में मिलती है, मैं बस उनकी बेसिक समझा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको किसी नंबर से इक्वेट कर दें तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस के bx प्लस c और इक्वेट कर दिया मैंने किससे, 0 से, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने किससे इक्वेट कर दिया, 0 से, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे पूछे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है भी। वहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर a को मैंने 0 कर दिया तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। हाँ, b एंड c मे एंड मे नॉट बी 0, 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और a b c क्या होते हैं, रियल होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जहां a कभी भी 0 नहीं होगा। b और c क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अब मैं बात करूं इसके कितने रूट होंगे, सर इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे। वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी, पर रियल और इमेजिनरी मिलके कितने रूट्स बनाएंगे, 2 बनाएंगे। इसमें आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है भी। अब बात ये आती है, एक होता है सर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बात ये आती है सर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब जिसमें x के टर्म ही नहीं होते, जैसे ax² + c = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैसे इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं है या x वाली टर्म ही नहीं है, इसमें x² वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, x वाली टर्म ही नहीं है। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है भी। अब बात ये आती है सर हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, 3। आपने 10th में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है भी। अब बात ये आती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स, ये पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपकी पढ़ी हुई है और ये पहले आनी बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ रूट्स कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहा होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax² + bx + c, तो कह रहा है इसके 2 रूट होंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगे, रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको एक d निकालना पड़ता है, d का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, सभी ने पढ़ा हुआ है। d = क्या होता है, b² - k 4ac। d = क्या होता है, b² - k 4ac। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनती है, यहां देखो भी ध्यान से, इफ d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। ये भी आपने 10th में पढ़ा था। इफ यदि d की वैल्यू = 0 है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक बात है। इफ यदि d की वैल्यू <0 है तो 10th में लिखते थे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पर यहां लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, और जो रूट्स इमेजिनरी होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर एक 2 + √3 आइटा है तो दूसरा 2 - √3 आइटा में होगा। अब बात ये आती है, ठीक है सर d की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी रूट होंगे, वो आइटा की फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे, और वो भी कॉन्जुगेट में आएंगे। अगर एक के आइटा के साथ प्लस है तो दूसरे के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ये बात सही है। पर सर आप यहां बोल रहे हो रूट रियल होते हैं, रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो रियल भी तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल होता है और एक क्या होता है, इरेशनल। सर कब रैशनल होंगे और कब इरेशनल होंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसमें a, b और c ये कोफिशिएंट अगर रैशनल है, ये कोफिशिएंट अगर रैशनल है, ये कोफिशिएंट क्या अगर रैशनल है, और d का आंसर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट क्या है, स्क्वायर है, तो जो रूट आएंगे आपके, रूट्स आर रैशनल, रूट पक्का क्या होंगे, रैशनल नंबर में होंगे। क्या बताया मैंने पहला केस कि a b c रैशनल नंबर है और d की वैल्यू किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है, किसी नंबर का क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो रूट्स आर रैशनल, उसके रूट्स हमेशा कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर ए बी सी रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है या इरेशनल, कहने मतलब कोई भी रियल नंबर है और d किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स हमेशा कैसे आते हैं, रूट्स आर इरेशनल, रूट हमेशा कैसे होंगे, इरेशनल। क्या ये बात समझ में आ गई। आपका रूट्स रैशनल और इरेशनल होना किस पे डिपेंड है, कोफिशिएंट पे और डी पे। अगर कोफिशिएंट रैशनल है और डी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट हमेशा कैसे होंगे, रैशनल होंगे। और ए बी सी आपका कोई रियल नंबर है और डी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट हमेशा कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अब हम बात करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैं आपको ये
10th क्लास पढ़ा रहा हूँ ये मान लेना, क्योंकि 10th क्लास के जब बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा तभी आप +1 से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि देखना +1 में ये कि क्वेश्चन आपके पास बस एक चीज़ जुड़ जाती है कि वहाँ रूट्स इमेजनरी होते थे तो हम आंसर नहीं निकालते थे, यहाँ रूट इमेजनरी होंगे तब भी आंसर निकालेंगे क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। तो देखो भी पहला जो मेथड था वो क्या था अपना फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया 2x² - x - 6 = 0 को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसके रूट्स निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको ये तो पता होना चाहिए इसके रूट्स होंगे कैसे, उनका नेचर क्या रहा होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन। जो जर्नल इक्वेशन क्या आपकी ax² + bx + c = 0। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन क्या आपकी ax² + bx + c = 0। ऐसा करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी -1 एंड c की वैल्यू कितनी होगी -6। ठीक बात है। d की वैल्यू क्या होती है, d होता है सर b² - 4ac। तो b² -1 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू क्या है -6। तो कितना हो गया 1 + 24 और 48 कितना हो गया 49। देखो मैंने कंसेप्ट बताया था कि कोफिशिएंट a b c रैशनल नंबर है और d किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट हमेशा क्या आएंगे रैशनल। वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। देखो a b c कैसे हैं रैशनल नंबर और d किसी नंबर का क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट के आंसर कैसे आएंगे रैशनल आएंगे। देख लेते हैं कैसे आएंगे। तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 और 0 से क्या है बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इतनी बात तो आपने 10th क्लास में सीखी थी, ये बात भी आपने सीख रखी है कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या है 2x² - kx - 6 = 0। ठीक बात है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करने पे कितने चाहिए -k12, ऐड करने पे कितने आने चाहिए -k1। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, जिनको ऐड करें तो क्या है -1। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का कब आता है, दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का है। तो सर एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का। ठीक बात है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी माइनस की आएगी। और ऐड में माइनस का कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का कब आएगा, जब सर बड़ा नंबर किसका होगा माइनस का। तो दो नंबर हो गए माइनस का 4 और प्लस का 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। तो कितना हो गया 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया अभी सर 2x आ गया, तो क्या बच गया x - 2। आगे ऐसा ही नंबर कॉमन लोगे कि x - 2 बचे। x - 2 कब बचेगा, जब आप +3 क्या लोगे कॉमन लोगे। क्या ये बात समझ में आ गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x - 2, तो ये x - 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2x + 3 = 0। देखना भी क्या हो गया, या तो ये दो नंबरों का प्रोडक्ट 0, या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा। 2x + 3 = 0। तो यहां से x की वैल्यू या तो 2 होगी और x की वैल्यू क्या होगी -3/2। क्या ये बात समझ में आ गई, x की वैल्यू क्या होगी -3/2। ध्यान रखना भी ये भी पॉसिबल होती है, ये भी पॉसिबल होती है, दोनों ही पॉसिबल होती हैं। तो हम लिखते हैं 2 एंड -3/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई। आगे भी कुछ नहीं किया, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या लगाया फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। तो मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आने थे, ऐड करने पे -1। तो मैंने दो नंबर फाइंड आउट किए, एक तो -4 हुआ और एक +3। तो -x की जगह मैंने लिखा -4x + 3x। इसमें से 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया x - 2। इसमें से +3 कॉमन आ गया, क्या बच गया x - 2। x - 2 फिर से कॉमन आ गया, क्या बच गया 2x + 3। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो पहला 0 होगा या दूसरा। और का मतलब होता है या तो ये आंसर होगा या ये, पर मैंने देखा ये दोनों ही आंसर इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो बीच में क्या लग गया एंड 2 एंड -3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहला मेथड सभी को समझ में आ गया।
अगला जो मेथड है आपका वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो अभी इसमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लेके चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को कितना बनाते हैं, 1। x² का कोएफिशिएंट कितना है, 2। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं 1 के अलावा जो भी कोएफिशिएंट x² का अगर उसी से पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको डाल लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई किससे करना पड़ेगा आपको, 2 से, और देख लो आपको क्या मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट को कितना बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद x वाली सारी टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड। तो क्या हो गया अभी, x² माइनस के 1/2x इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है, अभी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन आपको नहीं देखना, जो कोफिशिएंट है उसका हाफ। अब देखो भी कोफिशिएंट इसका कितना है, 1/2। उसका हाफ हमेशा किसी भी कोफिशिएंट का हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। मैं बोल रहा हूं 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 1/4। उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस के 1/2x। साइन चेक नहीं करना है, जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन देखना आपको। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से, कितना हो गया, 1/4। उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 1/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दो और 1/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दो। ठीक बात है अभी। तो इस साइड हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगी या a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर x के कोफिशिएंट के साथ माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x के कोफिशिएंट के साथ प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो माइनस का है तो a, देखो बनता कैसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक बात है, इक्वल टू उस साइड क्या करोगे, सोल्व करोगे, क्या होगा, 3 + 1/16। हाँ भी 16 क्या आ गया, एलसीएम आ कितना हो गया, 48 + 1 कितना हो गया, 49 कितना हो गया, 16। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। तो x - 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 49/16। दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। और जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो साइन क्या लगता है, प्लस और माइनस। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/16। यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट करोगे क्या लगेगा, प्लस और माइनस। स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट। तो क्या जाएगा अभी आपका, x - 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 7 कितना हो गया, 4। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 16 का कितना हो गया, 4। तो एक बार किसका ले लो, प्लस का, और एक बार किसका लोगे, माइनस का। ठीक है, अभी अब किसकी वैल्यू निकालोगे, x की। तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 7/4। सोल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 8/4। कितना आंसर आ गया, 2। ठीक है, अभी यहां सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 1/4 माइनस के 7/4। एलसीएम कितना आ गया, 4, 1 - 7 माइनस के 6/4। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3/2। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में? आंसर वही आएगा, चाहे मेथड कोई भी लगा लो। तो 2 एंड माइनस के 3/4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1।
क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक बार दोबारा देख लो, जो आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के बाद एक्स वाले सारी टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका साइन चेक नहीं करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए जो भी कोएफिशिएंट है उसका क्या, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से। जो आंसर आए उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या करोगे, आप ऐड करोगे। आपके पास आइडेंटिटी बनेगी या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अगर x के कोएफिशिएंट के साथ साइन नेगेटिव का है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर पॉजिटिव होता तो a + b का होल स्क्वायर। उसके बाद RHS में क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। स्क्वायर रूट करोगे तो क्या लगेगा, प्लस और माइनस। एक बार प्लस का लेके सोल्व करो और एक बार माइनस का। जो आंसर आएंगे वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x = -kb प्लस माइनस रूट b² - के 4ac अपॉन 2a, या इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं -kb प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, b² - के 4ac। क्या बात समझ में आ गई? जब ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, क्या थी, 2x² - के x माइनस के 6 = 0। तो यहां हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी बताओ, 2, b की वैल्यू कितनी है, -1, एंड c की वैल्यू कितनी थी, -6। d की वैल्यू क्या बनेगी, b² - के 4ac, तो -1 का स्क्वायर माइनस के 4ac, ये कितना है, -6। जब इसको सोल्व करो कितना आएगा, 49। ये हमने पहले ही निकाल चुके, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, a b c की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आएगी, यहाँ तक हम पहले ही निकाल चुके। इसमें कंपेयर भी आपको करना पड़ेगा। आपके पास a b c की वैल्यू आएगी, a की आएगी, b की और c की, और किसकी, d की। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b² - के 4ac। उसको सोल्व करेंगे, उसका आंसर आएगा। फिर हम लोग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, x = -kb प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब तुम खुद बताओ b की वैल्यू है कितनी, -1, माइनस पहले से लगा, क्या बन जाएगा, +k1 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, 49 अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी है अभी आपके पास, 2, तो कितनी, × 2। ठीक है अभी, तो x = क्या बन गया, 1 + -49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 7 अपॉन कितना हो गया, 4। तो एक बार x के साथ क्या लेना आपको, प्लस का, एक बार किसका, माइनस का। तो x = 1 + 7 अपॉन 4 हो जाएगा, और एक बार किसका, माइनस का। x = 1 - 7 अपॉन क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक बात है अभी, तो क्या हो जाएगा ये, तो 8 अपॉन 4, आंसर यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना हो गया अभी, -6 अपॉन 4, यहाँ से कितना आएगा, -3/2। तो 2 एंड -3/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे। यही आपने 10th क्लास में पढ़े थे, पर 10th क्लास में आपने इमेजिनरी रूट को सोल्व नहीं किया। अब हम किसको सोल्व करेंगे, इमेजिनरी रूट को भी सोल्व करेंगे। पहले हम वो पढ़ेंगे जिसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके कोफिशिएंट ओनली क्या होंगे, रियल होंगे। फिर हम पढ़ेंगे जिसके कोफिशिएंट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। ठीक बात है अभी। दूसरी बात ये है कि अब 3 मेथड आपके पास है, तो आपका क्वेश्चन ये होता है, सर कौन सा मेथड लगाएं। जब भी पेपर में मेथड का नाम नहीं दे रखा हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे जो आसान मेथड होता है वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप यही लगाओगे, इस फॉर्मूले से ही क्या निकालोगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालोगे, रूट निकालोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -kb प्लस माइनस रूट b² - के 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा के किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालोगे, रूट निकालोगे। अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सोल्व किसके लिए करना है, सोल्व फॉर x। कह रहा है 1/p + q + x = 1/p + 1/q + 1/x। कह रहा है x कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर x 0 होगा तो किसी के डिनोमिनेटर में 0 आते हैं और टर्म क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक बात है अभी। और कह रहा है x नहीं हो सकता -p - q, क्योंकि x अगर -p - q हो गया तो ये टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0।
तो हमारी टर्म कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो इसलिए ये कह रहा है ये दोनों चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन क्या रहे, डिफाइन रहे। तो कह रहा है ठीक है ये दोनों चीज़ नहीं है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो x वाली सारी टर्म एक साइड करोगे, विदाउट x वाली एक साइड, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो क्या हो जाएगा अभी 1/p प्लस q प्लस x माइनस के 1/x इजकल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक बात है अभी, ठीक है सर। अब क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा p प्लस q प्लस x इंटू क्या हो गया अभी x, यहाँ क्या होगा x माइनस p प्लस q प्लस के x इजकल टू एलसीएम कितना आ गया अभी p q, तो यहाँ क्या होगा q प्लस p। ठीक बात है, ये क्या बन गया x माइनस के p माइनस के q माइनस के x, क्योंकि माइनस क्या जा रहा है अंदर जा रहा है। ठीक है अभी नीचे क्या हो गया x इंटू p प्लस q प्लस x। ठीक है अभी ये क्या बन गया अभी p प्लस q अपॉन पी क्यू, क्योंकि मैं ये प्लस में कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, आगे पीछे लिख सकता हूँ। देखो x से क्या कट गया x, ठीक बात है। तो यहाँ क्या कॉमन आ गया माइनस, तो माइनस कॉमन आते p प्लस क्या बन गया q अपॉन x इंटू p प्लस q प्लस x इजक्वल टू क्या हो गया p प्लस q अपॉन क्या हो गया p q। ठीक है ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। ठीक बात है, तो क्या बच गया आपका अभी, यहाँ तो क्या बच गया अभी -1/x इंटू पी प्लस क्यू प्लस एक्स इजक्वल टू क्या बन गया 1/p क्यू। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा x इंटू पी प्लस क्यू प्लस एक्स इजक्वल टू क्या होगा -k p क्यू। ठीक है अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया px प्लस qx प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू माइनस क्या हो गया pq। ठीक बात है अभी, तो क्या हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस के px प्लस के qx प्लस pq इजक्वल टू क्या हो गया 0। अरे सर आगे तो सोल्व करना है नहीं, क्योंकि यहाँ तो कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है इन दोनों में x, तो क्या बन गया x प्लस p। तो आगे क्या कॉमन ले कि x प्लस p बचे, तो क्या लेना पड़ेगा q, तो प्लस के q कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस p इजक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ गया x प्लस p, तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से q इजक्वल टू क्या है 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के, या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा। ठीक बात है अभी, तुम बताओ पहले वाले से आंसर कितना हो गया x इजक्वल टू या तो -p होगा और x इजक्वल टू क्या होगा -q। दोनों ही आंसर इस इक्वेशन को क्या करेंगे साटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन कैसे बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इजक्वल टू -p एंड -q आपके क्या हो गए आंसर हो गए। आप x इजक्वल टू -p आएगा, x इजक्वल टू -q आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, कह रहा था इसकी वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहली बात मैंने क्या बताई है कि x वाली सारी टर्म एक साइड करनी है, विदाउट x वाली एक साइड। उसके बाद आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो कटे वो काट दो, बच गया वो रहने दो। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लास्ट में मेरे पास क्या बन गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहता तो मैं यहाँ x कॉमन लेके फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता था, पर मैंने देखा देखो x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी, और ये सर फैक्टर बन के आगे क्वेश्चन में, और फैक्टर बन के आगे तो फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकता था। इसलिए मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया, इसमें से q कॉमन लिया, तो ये भी x प्लस p, ये भी x प्लस p, x प्लस p कॉमन आ गया तो x प्लस q बच गया। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 बराबर है, या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला। तो यहाँ से x की वैल्यू -p होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -q होगी। दोनों ही आंसर सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल टू -p और -q आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके।